शंकर बाबू के दो बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा विजय जो कि शादीशुदा है और छोटा बेटा विपिन जो अभी कुंवारा है। बेटी रेखा की भी शादी हो चुकी है और वो अपने पति सहित दुबई में बस गई है। शंकर बाबू की पत्नी को गुजरे कई साल बीत गए। घर गृहस्थी का सारा भार बहू रीता पर है। देवर जी कोई ऑफिस में देख ली क्या? मुझे धीरे से बता दीजिए, मैं आपके भैया से कहकर सब बात तय कर लूँगी। नहीं है भाभी, अगर होती तो ज़रूर बताता। सच? हाँ भाभी बिल्कुल। एक बात कहूँ भाभी, मुझे तो अपने सपनों की रानी चाहिए। देवर जी ने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। शुभ संकेत, बाबूजी को दे देती हूँ। नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए रीता मुस्कुराई। विपिन रीता का देवर, बेहद भावुक और सहृदय, मन गंगा की तरह पवित्र, सागर की गहराई भी उसे ना छू सके। सबके साथ सबका होकर रहना उसकी खास पहचान। सारी कॉलोनी विपिन भैया कहकर बुलाती। विजय, रीता और बाबूजी तीनों परेशान कि कब हाँ करेगा। कहता था कि शादी ही नहीं करूँगा। बहुत दिनों बाद उस दिन उसे खुश देखकर रीता ने यह सवाल किया कि कोई पसंद कर ली क्या? देवर ऑफिस चला गया तो रीता सोचने लगी कि कितना भोला है यह लड़का। आज के ज़माने में इतना पवित्र सौंदर्य कहाँ मिलेगा? कैसे ढूंढे? आज पति से बात करती हूँ। क्या सोच रही हो? अपने कमरे से बाहर आते हुए विजय ने पूछा। सोच रही हूँ, इतनी सुंदर कहाँ से लाएंगे? क्या लेने जा रही हो तुम? देवर जी के लिए दुल्हन। क्या मजाक करती हो? हाँ, अभी अभी कहकर निकले कि मुझे तो सपनों की रानी चाहिए। कहाँ से लाऊंगी ऐसी रानी? नखरे भी तो उठाने पड़ेंगे उसके। तो भाभी और देवर दोनों मिलकर उठाना। क्या उसने कोई ढूंढ रखी है? नहीं तो फिर? हाँ तो करो कोशिश। तुम जाओ सपनों की रानी लेने और मैं चला अपने काम पर। विजय कहकर निकल गया। तभी बाहर से आवाज़ आई। बहू, दूध आ गया है। हाँ बाबूजी। बाबूजी आपका नाश्ता भी तैयार है। नाश्ता देते रीता ने कहा, बाबूजी आपसे कुछ कहना है। कहो बहू। विपिन भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, कब बोला? और कैसी चाहिए उसे? कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, हमारी रिश्तेदारी में अनेक सुंदर लड़कियां हैं और जिसे पसंद करेगा उससे रिश्ता तय समझो। बहू तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ, बाबूजी ने खनकती आवाज़ में कहा। कब से इस उम्मीद में था कि दूसरी बहू आएगी। और क्या बाबूजी? कुछ नहीं बहू। बाबूजी बात अधूरी छोड़कर बोले। मगर रीता इस ओर से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उसके विवाह को 6 साल हो गए थे और बाबूजी तरस रहे थे अपने आंगन के खिलौने के लिए। अरे शंकर बाबूजी, लड़की को आप देखते ही रह जाएंगे। न करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। बस एक नज़र की ही बात रहेगी, दूर के एक रिश्तेदार ने कहा। शाम को रीता ने ससुर जी की पूरी बात सुनी। परिवार के हर सदस्य की खुशी की परवाह में जीती रीता का मन ना जाने क्यों आशंकित हो उठा कि विपिन बहुत भोला है और वह लड़की हॉस्टल में पढ़ने वाली। फिर रात को पति के घर आते ही रीता ने अपनी आशंका जाहिर की। अरे ये ज़रूरी तो नहीं कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की तेज हो। हाँ, स्मार्ट तो होगी ही, वहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है। तुम अभी से क्यों परेशान हो? विजय ने कहा। विपिन को कुछ बताए बिना ही बाबूजी ने आदेश दिया। आज एक मित्र के यहाँ जाना है, सभी के साथ तुम्हें भी चलना होगा। विपिन ने बिना कुछ पूछे ही हाँ कह दी। रीता मन ही मन मुस्कुराई कि कितना भोला है यह। बिना पूछा कि जाना कहाँ है। लड़की आई, सच में बेहद खूबसूरत। रीता ने तो देखते ही कह दिया, देवर जी सपनों की रानी यही तो थी। क्या यही है वह? रीता ने धीरे से पूछा और फिर मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। और किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। बाबूजी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बहुत साफ कहना चाहूँगा कि हमारे घर में एक और बहू है, बहुत संस्कारी है। नई बहू घर की खुशी बरकरार रखे, हमें बस इतना ही चाहिए। रीता सोच रही थी कि कभी उसने अपने हाथों से गिलास भी नहीं उठाया होगा। कमरे में उसने खुले पैर ही प्रवेश किया। नाजुक सी एड़ियाँ चुपचाप झाँक पड़ी। चेहरे की लालिमा उन पर आ गई थी। शरीर का हर अंग जैसे नापतोल कर बनाया गया था, कहीं भी कुछ अधिक या कम नहीं, जो था अपनी जगह सही और सटीक। शायद फुर्सत में नहीं, एकांत में बनाई गई थी वह रचना। रीता ने एक बार पुनः अपनी शंका सबके सामने रखनी चाहिए। इतनी सुंदर, इसे हम लोग संभाल पाएंगे?
घर का कामकाज कर सकेगी? नहीं करेगी तो क्या हुआ, हम कर लेंगे। विपिन ने कहा। इसके नाज नखरे भी उठाने पड़े तो हम उठा लेंगे। विपिन ने कहा। वाह, यह हुई ना बात। तुम क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हो? विजय ने कहा। बाबूजी ने भी कहा, बहू वह विपिन का काम है, इसकी मर्जी, ये जैसा चाहेगा करेगा। सारे दिन की थकान से चूर रीता ने बिस्तर थामा था, फिर भी आंखों में नींद नहीं थी। एक बात अब भी घूम रही थी कि देवर बहुत सीधा है। शादी की तैयारी में व्यस्त रीता को पता ही नहीं रहता वह कहाँ है और किस जगह नहीं है। हर जगह उसका होना जरूरी। घर में आने वाले मेहमानों के इंतज़ाम से लेकर दूल्हे दुल्हन का जोड़ा भी उसे ही तैयार करना था। उस पर क्या अच्छा लगेगा यह विपिन से ही पूछा जाता। दुल्हन का जोड़ा पसंद होने के बाद विपिन ने कहा, भाभी जी आपके लिए पसंद कर दूं या भैया से करवाएंगी? आपके भाई साहब ने इसके पहले कभी पसंद किया है जो अब करेंगे? कहकर रीता मन ही मन सोचने लगी कि विजय तो कभी भी यह नहीं कहता कि तुम साड़ी में अच्छी लगती हो या इस रंग में तुम खिल जाती हो। अच्छा चलिए अब आपके लिए पसंद करते हैं। आप पर यह जरी बॉर्डर वाली काली साड़ी बहुत खिलेगी। नहीं देवर जी, काला रंग शुभ नहीं होता। ऐसा किसने कह दिया? यह रंग तो फैशन में है। और फिर विपिन ने भाभी पर किसी अनुभवी की तरह साड़ी डालते हुए कहा, अब देखिए आप कैसी लग रही हैं। दुकानदार ने कहा, वाह क्या पसंद है। देवर ने शॉपिंग का सारा खर्च उठाते हुए कहा, भाभी आने दो उसे, वह आपकी दोस्त बनकर रहेगी। रीता को उस सुंदरी से जलन हो रही थी, फिर भी वह खुश थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे। आखिर देवर रानी जो ला रहा है। बाबूजी का हुक्म था, जब तक शादी पूरी ना हो जाए शहनाई बजती रहनी चाहिए। शहनाई की धुनों में ही बहू ने घर में कदम रखा। कलश पर पैर से ठोकर देने, नववधू को चावल गिराने थे और विपिन को समेटने थे। उसने चावल इतनी दूर फैला दिए कि विपिन बेचारा समेटता रह गया। रीता ने देखा तो कहा, देवरानी जी धीरे मारिए, देवर जी को तकलीफ होगी समेटने में। कुछ ही दिनों बाद रीता की आशंका सही साबित होने लगी। वह तो सच में रानी थी। 10 बजे सोकर उठती तो बाबूजी से छिपकर देवर उसे चाय बनाकर देता। जब बाबूजी ने उससे कहा कि जेठानी की मदद किया करो तो वह बोली, मुझे नहीं आता, कैसे करूं? बिगड़ गया तो? वह तो सोकर ही 10 बजे उठती है बाबूजी, रहने दीजिए, रीता ने कहा। उसकी खूबसूरती में कहीं दाग न लग जाए, यह सोचकर रसोई और अन्य कामों से दूर ही रखा गया। सारे नाच भी उठाए गए। उसके आने के बाद रीता ने खुद को अकेला महसूस किया था। अब देवर रसोई में खड़ा होकर उससे बातें नहीं करता। समय नहीं था। घर के बदले माहौल को रीता ही संभाल कर रखती। प्रिया की गलतियों को वह सबसे छिपा देती। यह बात प्रिया ने समझ ली थी। वह जेठानी की आड़ में खेल करती, जिसे रीता जानकर भी अनजान बन जाती, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे समझ जाएगी। मगर प्रिया ने हर दिन परिवार के उसूलों को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन विपिन से एक फरमाइश, आए दिन पार्टी, आए दिन सिनेमा। बाबूजी ने एक दिन ऐतराज़ किया, तो इसमें बुराई क्या है, अपनी सहेलियों के साथ ही तो हूँ। तीखे स्वर में उसने जवाब दिया, ठीक है तुम विपिन से पूछ लो। विपिन ने हाँ कह दी। घर से बाहर रहने का समय बढ़ता रहा। तब बाबूजी ने कहा, विपिन देखो इतनी छूट सही नहीं, आखिर वह घर की बहू है। घर में एक बहू और भी तो है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ बाबूजी, सहेलियों के साथ ही तो है, आप परेशान ना होइए। मैं हूँ ना, मगर उसके हॉस्टल के लड़के भी तो गए हैं, बाबूजी ने कड़क आवाज़ में कहा। विपिन ने पहली बार बाबूजी से तर्क किया। हॉस्टल में पढ़ी है, खुले विचारों की है, कैसे मना करूं? धीरे धीरे समझ जाएगी। रीता ने भी बाबूजी को समझाया। बाबूजी एक संतान के आते ही बंध जाएगी, बस देर आने की है। घर की नववधू ने रात 9 बजे घर में कदम रखा। साथ में कौन है? बाबूजी ने खिड़की से झांककर देखना चाहा। प्रिया उस लड़के के हाथ में हाथ डाले थी। वही 2 हाथ खिलखिलाहट के साथ हवा में लहरा गए और खिलखिलाहट की आवाज़ माहौल में गूंज उठी। बाबूजी का तन मन कांप उठा। उन्हें अपनी सालों की कमाई दौलत, मान मर्यादा सरेआम बिकती दिखी। झांक कर देखा, कितने घरों की खिड़कियां उस दृश्य की साक्षी बनी। खिड़कियां ही नहीं, उनमें रहने वाले लोग भी अवाक थे। दूसरे दिन भी वही घटना दोहराई गई। प्रिया को छोड़ जब वह जाने लगा तब बाबूजी ने बुलाकर कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नमन।
लगते तो भले घर के हो। नमन, तुम प्रिया को कब से जानते हो? मैं इसके साथ पढ़ा हूँ, कहकर वह जाने लगा तो बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा, शायद तुम्हें हमारे घर की मर्यादा नहीं मालूम। तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ प्रिया से ही नहीं, उसके परिवार से भी है। वह तुम्हारी क्लासमेट ही नहीं है, वो किसी की पत्नी भी है और किसी घर की बहू बन चुकी है। इस तरह उसके साथ तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। वह बिना कुछ बोले चला गया। प्रिया अंदर कमरे में आकर बिफर पड़ी। बाबूजी को क्या हो गया है? क्यों बेवजह शोर मचा दिया? कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा। क्या करूं मैं कुल की मर्यादा का? सारा दिन घर में रहकर उसे पालूं? मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ जो मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ने आ गया? विपिन ने समझाया, बात दोस्त की नहीं, संस्कारों की है, मर्यादा की है। उसने आकर किसी से कोई परिचय नहीं करना चाहा तो मैं बाय कहकर जाने लगा। तो क्या हुआ? विपिन, तुम भी। धीरे धीरे उसका इस तरह आना जाना साधारण सी बात हो गई, जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती। हद तो तब हुई जब उस सपनों की रानी ने सच में रात ढले ही घर में कदम रखने शुरू किए। विपिन ने सोचा, कब तक बाबूजी की मर्यादा को यूं सरेआम कुचलता देखूं। उसने अलग घर ले लिया। विपिन सारा दिन ऑफिस में रहता और प्रिया अपने दोस्तों के साथ। शाम को कभी कभी दोनों एक साथ ही घर में प्रवेश करते। विपिन जान चुका था कि कुछ कहना बेकार है। ऐसा नहीं कि उसने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। वह जानकर भी अनजान बन जाता, शायद खुद समझ जाए। उसकी हर गलती पर खुद पर्दा डाल उसे सुधरने का मौका देता। एक बार तो उसकी आंखों के सामने ही सारा खेल हुआ। वह देखता रहा, बस इतना कह सका, तुम्हें इससे क्या मिलता है? वही जो तुमसे नहीं मिलता, वह मेरा प्यार है, पहला प्यार। मुझसे क्या नहीं मिला? तुम जिसे मिलना समझती हो वह मेरे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर वह तुम्हारा प्यार है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पापा ने कहा, शादी कर लो, हमारे घर से चली जाओ, फिर जैसी मर्जी हो करना। और तुम अपनी मर्जी के कोड़े मुझ पर बरसा रही हो। पहली बार चीखा विपिन। हाँ, क्योंकि तुमसे मुझे बांधा गया है और तुम बंध नहीं सकी, यही ना? तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा था। क्या कमी रखी मैंने तुम्हें खुश रखने में? सपनों की मलिका बनाकर लाया था तुम्हें, सबसे अलग भी कर लाया, किनारा कर लिया अपने घर से, अपने परिवार से, फिर भी तुम्हें नहीं जीत सका। शायद कमी मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा और यह नहीं जानना चाहा कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नहीं, अपनी मर्ज़ी और शर्तों पर रह सकती हूँ। तुमसे पहले मेरे लिए नमन, मैं उसके बिना अपने एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकती। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। विपिन फिर भी नहीं हारा था। कई बार घर नहीं जाता, बाबूजी के पास चला जाता, मगर प्रिया यह भी जानने की कोशिश नहीं करती कि वह कहाँ है। उस दिन भी वह ऑफिस से सीधा बाबूजी के पास गया और फफक पड़ा। क्या हुआ देवर जी? उसने सारी बात बता दी। फिर बोला, भाभी अब आप ही कोई रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाले देवर जी? मर्जी आपकी थी, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बने थे, आपकी इच्छाओं के चलते। और मेरी आशंकाओं पर सभी ने आपत्ति जताई थी कि विपिन सब संभाल लेगा। हाँ भाभी, गलती मेरी थी। मेरी कल्पना सुंदर थी तो कोमल भी थी, इसलिए जल्दी टूट गई। वह तो बहुत कठोर है। जिस कल्पना सुंदरी को मैं हकीकत बनाकर ला रहा हूँ वह ऐसी होगी कि मेरी कल्पनाओं को ही निगल जाएगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कल्पना करना गुनाह था तो मेरा जुर्म सच में बहुत बड़ा है और मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है और मैं तमाशबीन बना हुआ हूँ। तो क्या आप यूं ही देखते रहेंगे? नहीं भाभी, मगर मैं करूँ भी तो क्या? बाहर करो देवर जी, मेरा कहा मानो तलाक ले लो। लेकिन भाभी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब ज़िंदगी तुमसे इतनी कुर्बानियों के बाद भी खुश नहीं तो बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से किनारा कर लो। आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों उस अप्सरा के पीछे भाग रहे हो? वह तुम्हारी नहीं। फिर उसने खुद ही कह दिया है। खुद को कमज़ोर मत साबित करो देवर जी, रास्ते अनेक हैं। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उससे अनेक रास्ते जा रहे हैं और वह रास्ता भी जिससे तुम चले थे। अब एक ऐसी राह लो जहाँ से बीती गलियाँ नज़र ही ना आए। छोड़ दो देवर जी, उसे छोड़ दो। अप्सरा किसी की नहीं होती, सबकी होकर भी किसी की नहीं हो पाती। विपिन फूट फूट कर रो पड़ा था। रीता रो तो ना सकी
मगर उसके लिए रास्ते की तलाश में जरूर निकल पड़ी। आज वह निर्णय करके रहेगा। इस हिम्मत के साथ वह घर में घुसा और जोर से, दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? अब यह यहाँ नहीं होगा। मेरे घर में यह कोई खेल अब नहीं होगा। कौन सा नया पाठ पढ़कर आए हो? यह कौन सी नई बात है? प्रिया को किनारे धकेलते हुए वह अंदर घुसा और नमन की कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। प्रिया पागलों की तरह चीखती रही। आज वह जान चुकी थी कि उसे अब किसी एक को थामना होगा। शाम को जब विपिन घर आया तो वह जा चुकी थी अपने प्रेमी नमन के साथ। घर में अब सिर्फ वह था और उसकी रोती सिसकती कामनाएं, कल्पनाएं, जिन्हें वह शाम तक बटोरता रहा। तलाक के वक्त कोर्ट में इतना ही कह सका था, मैं इसके लायक नहीं। यह जिसे चाहती है उसके साथ इसे रहने और जीने का पूरा हक है। यह हक इसके माँ बाप नहीं दे सके, मगर मैं देता हूँ। यह आज़ाद है। तलाक हुए काफ़ी अरसा हो गया था। रीता ने कई बार देवर का मन टटोला, जानना चाहा कि वहाँ अब क्या चल रहा है। विपिन कभी कभी कह भी देता, भाभी अब नहीं। सपनों का कटु सत्य जिंदगी में जो कड़वाहट पैदा कर गया था उसे वह भूल नहीं पा रहा था। उस दर्द को भुलाने का एक ही रास्ता जो रीता ने बताया, देवर जी दूसरी शादी करिए और अपनी गृहस्थी बरसाइए। वह तो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रही है, फिर आपने ऐसी ज़िंदगी क्यों अपना ली? रीता भाभी के लफ्ज़ उसके जहन में रात भर गूंजते रहे। विपिन प्रिया को मन से निकाल नहीं पाया था। दूसरी का ख्याल कैसे करे? वह सोच में पड़ गया कि क्या भाभी की बात मानकर दूसरी शादी कर ले? नहीं नहीं, कहीं वह भी ऐसी ही निकली तो? लेकिन भाभी ने जो कहा क्या वह सच है? वह सबसे दूर जा रहा है। कितनी कातर दृष्टि से भाभी ने मुझे निहारा था और कहा था कि आपकी खुशियों की खातिर हमने सारे समझौते किए थे, लेकिन अब इस बार हमारी मर्जी से फैसला लें। ऐसी लाएं जो समझदार हो, शालीन हो। क्या भाभी की तरह कोई मिल सकती है? विपिन ने अलसाई आंखों में ही सवेरा देखा और फिर अपने उजड़े घर पर ताला डालकर घर पहुंच गया। भाभी उस समय बाबूजी को सुबह की चाय दे रही थी। विपिन को इतनी सुबह आता देख शंका से भर उठी। क्या हुआ देवर जी, आज इतनी सुबह? हाँ भाभी, बहुत दिनों से सुबह की चाय आपके साथ नहीं पी ना, इसीलिए चला आया। छुट्टी है आज, सोचा थोड़ी देर बाबूजी से भी बातें हो जाएगी। रीता ने देवर को बहुत दिनों बाद बदला पाया। पहले जब भी आता परेशान सा रहता। चाय का एक कप उसे पकड़ाया और खुद भी पास रखी कुर्सी को और पास लाकर बैठ गई। बोली, चलिए अच्छा है, मैं आपको कई दिनों से याद कर रही थी। बाबूजी ने भी कहा चलो अच्छा है, वैसे भी अब तुम उस घर में अकेले रह कर क्या करोगे? नहीं बाबूजी, मैं उस प्रिया के कारण आपको बहुत चोट पहुंचा चुका हूँ, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। नहीं देवर जी, आप अपनी मर्जी से नहीं गए थे, आपको उसकी मर्जी की खातिर जाना पड़ा था, जिसे आप बेहद प्यार करते थे, और बेहतर भी यही था। लेकिन इस घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बाबूजी हमेशा रोते और कहते कि मेरा विपिन अपनी खातिर नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, उस चुड़ैल की खातिर गया है। वह मेरे बेटे को खा जाएगी, बहू उसे बचा लो। कहते हुए रीता की आंखें भर आई। विपिन प्रायश्चित की मुद्रा में जड़ हो चुका था। लड़खड़ाती जबान से यही कह सका, भाभी आप और बाबूजी का फैसला मुझे मंजूर है। विपिन के इस निर्णय से रीता और बाबूजी दोनों खुश हुए। बाबूजी ने सारे रिश्तेदारों में खबर पहुंचा दी कि विपिन ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी है। कई रिश्ते आए। रीता और बाबूजी ने इस बार किसी भी धोखे की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। लड़की की समझदारी पर अनेक प्रश्न किए जाते और घर आकर बाबूजी और रीता घंटों चर्चा करते कि नहीं, यह भी समझ में नहीं आ रही, हॉस्टल वाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी, घरेलू हो, कुलीन हो, कम पढ़ी लिखी भी चलेगी, लेकिन सलीके वाली हो। काफ़ी कोशिश के बाद जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वह बेहद पिछड़े इलाके से और गरीब घर की थी और 12वीं कक्षा पास। देखने में साधारण, बात तय करके आ गए। विपिन की हाँ भर चाहिए थी जो उसने दे दी। शादी की तारीख तय हुई। रीता ने विपिन से मजाक किया, चलिए अपनी दुल्हन का जोड़ा पसंद कर लीजिए। विपिन उदास स्वर में बोला, भाभी आप ही पसंद कर लीजिए, जोड़ी भी आप ही बना रही हैं, पहनावा भी आप ही तय कर लीजिए। इस बार 24 घंटे वाली शहनाई नहीं बजेगी।
बहू ने घर की चौखट पर कदम रखे। चावल का कलश भी फिर तैयार था। विपिन की आंखें भर आई प्रिया की याद में। नई बहू का पैर कलश पर था। उसने बहुत समझदारी से चावल गिराए। विपिन ने समेटे, फिर फैलाए, फिर समेटे। भाभी मुस्कुरा रही थी। नई बहू ने बहुत दिनों तक सबका दिल जीतना चाहा। समय पर उठकर घर के काम में रीता का हाथ भी बटाती, बाबूजी का भी ख्याल रखती। विपिन तो अपने सारे काम खुद कर लेता। इस बार वह बेहद सतर्क था। जो भी पूछना हो भाभी से पूछो, खुशी वे ही बता सकती हैं। नई बहू की समझदारी थी या पुरानी वाली की कटु यादें, बाबूजी और घर के बाकी लोग सभी खुशी से खुश थे। उसने घर में अपनी जगह बना ली थी। विपिन पर भी उसने धीरे धीरे अधिकार कर लिया। घर की कुछ जिम्मेदारियों को रीता ने खुशी को सौंपने की सोची। फिर एक दिन तिजोरी खोलते हुए रीता ने कहा, यह सब तुम्हारा है, इसे संभालो। अभी बहू नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, कुछ समय दो, बाबूजी ने झिझकते हुए कहा, ताकि कहीं विपिन को बुरा ना लगे। जिम्मेदारी ही तो समझदार बनाएगी। फिर मैं भी तो जब इस घर में आई थी तो नई ही थी और अकेली भी सब संभाला था। यह सुनकर बाबूजी खुश हो उठे। विपिन दूसरी शादी से बहुत खुश था। पहली बार उसने खुशी को उस नज़र से देखा था जिस नज़र से प्रिया को देखा करता था। आज वह प्यार दे सकेगा जो प्रिया को देने चला था, मगर उसने उसकी कीमत नहीं समझी थी। सुबह रीता ने ही चाय बनाई और दरवाजे पर रखकर बोली, आप लोगों की चाय आपको बुला रही है। खुशी ने चाय सर्व करते हुए कहा, सुनो, आज मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, तुम चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। खुशी तैयार होकर जेठानी से कहकर शॉपिंग के लिए निकल गई। रीता खुश थी। जब देवर और देवरानी घर लौटे, रीता रात के खाने पर दोनों का इंतज़ार कर रही थी। खाना खाकर दोनों अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में, रीता अपने कमरे में। रीता जाग रही थी। विजय बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। उसे नींद नहीं आ रही थी। 8 साल हो गए थे शादी को, उसे कोई संतान नहीं थी। वह इस अकेलेपन को अक्सर जाग कर काट लिया करती थी। तभी किचन से आवाज़ आई। रीता ने देखना चाहा, क्या हुआ? शायद बिल्ली होगी, लेकिन घर में बिल्ली के आने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर आकर देखा, देवर के कमरे से लगी छत का दरवाज़ा खुला था। तो क्या देवर जी दरवाज़ा खोलकर सो गए? सोच रीता ने टॉर्च की रोशनी से देखना चाहा। छत पर उसे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। सोचने लगी, इतनी रात गए कौन हो सकता है? लगता है दोनों अभी तक जाग रहे हैं। फिर मन ही मन मुस्कुराई और तसल्ली के लिए पूछा, छत पर कौन है? मैं हूँ भाभी जी। मैं हूँ भाभी जी। खुशी, लाइट चली गई थी ना, तो गर्मी के कारण छत पर आ गई। ठीक है, मगर दरवाज़ा बंद करके सोया करो, किचन में बिल्ली आ गई थी। ठीक है भाभी जी, आप सो जाइए, मैं देख लेती हूँ किचन में कौन है। चूहा भी हो सकता है। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। जाइए, अब सो जाइए। रीता ने बेचैनी से टहलते हुए बाबूजी के कमरे में झांक कर देखा। वे सो रहे थे। देर रात तक जागने पर भी भोर में ही रीता की नींद खुल गई। देखा, देवर का कमरा खुला था। लगता है विपिन आज जल्दी उठ गया। खुशी को आवाज़ देती हूँ, बाबूजी को चाय दे देगी। आज तबीयत भारी हो रही थी, रात भर नींद नहीं आई। नीचे से ही आवाज़ दी, खुशी नीचे आ जाओ, बाबूजी को चाय दे दो। विपिन बाहर आते हुए बोला, भाभी, खुशी यहाँ नहीं है, नीचे चली गई है। रीता ने फिर आवाज़ दी, खुशी कहाँ हो? मगर उसके कहीं भी होने की आहट सुनाई नहीं दी। बाबूजी बाथरूम से निकले तो बोले, अरे बहू, आज तुम घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। क्या घर का दरवाज़ा? छत का दरवाज़ा बाबूजी, ये सब क्या है? देवर जी, खुशी घर पर नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच रात में कोई झगड़ा हुआ? नहीं। कमरे में जाकर देखा तो खुशी सामान भी नहीं था। घर की तिजोरी भी खुली और खाली थी। बहू घर छोड़कर जा चुकी थी। ज़्यादा ही समझदार निकली। विपिन, जो अब तक सब समझ चुका था, सिर थामे बैठा था। देर तक घर में फैली खामोशी को कौन तोड़ता? किसमें हिम्मत थी? भाभी में, जिसने देवर को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया था, या बाबूजी में, जिन्होंने उसकी समझदारी पर अनेक प्रश्न किए थे? क्या फिर विपिन, जिसने दोनों के निर्णय पर बंद आंखों से अपनी सहमति का अंगूठा लगा दिया था? कौन था समझदार? रीता, जिसने देवर की गृहस्थी फिर से बसानी चाही? बाबूजी, जो अपने आंगन में खेलता कूदता छोटा विपिन चाहते थे? या फिर विपिन, जिसके स्वभाव की सरलता ने खुशी की बड़ी समझदारी का कारण नहीं समझना चाहा?
शायद इन तीनों से ज़्यादा समझदार वह थी जिसने तीनों की समझदारी पर पानी फेर दिया। सब कुछ ले गई, कुछ नहीं बचा। रात में फ़ोन आया, मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूँ। उस दमघोटू माहौल में मैं नहीं रह सकती थी और नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए तो पैसा चाहिए ही। सो मैं ले आई। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आखिर मैं आपके घर की बहू थी। बाबूजी को काटो तो खून नहीं। रीता भी जड़वट थी कि यह सब क्या हुआ, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। ये नज़रों का धोखा था या फिर हमारी समझदारी का। इस बार बाबूजी का चोटिल सम्मान रह रहकर छटक उठता। समाज में उठने बैठने और तनकर चल सकने की सारी हिम्मत जाती रही। रिश्तेदारी में जहाँ जाओ एक ही चर्चा, बहू क्यों चली गई। जरूर इस परिवार में ही कोई कमी है जो दूसरी भी छोड़कर चली गई। अनेक इल्ज़ाम जमाने ने लगाए। खुद को इतना छोटा महसूस करते विपिन अपनी खिड़की में ढलती शाम से लेकर ढलती रात तक न जाने किसका इंतज़ार करता। उसे घर में क्या चल रहा है पता भी नहीं रहता। विपिन अपनी तनख्वाह भाभी को देते हुए कहता, भाभी अब आप संभालो इसे भी, मैं नहीं संभाल सकता। क्या करूँगा मैं इसका, और कितनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मुझे दबना पड़ेगा। क्या इन कागज़ के टुकड़ों से घर की रौनक और खुशियाँ मैं ला सकूँगी? फिर मैं इनका क्या करूँ? इन कागज़ के टुकड़ों में दबी कामनाएं दम तोड़ रही हैं देवर जी। मैं इनसे बेजार सी हो रही हूँ अब और नहीं। शाम ढल रही थी, फिर भी विपिन ने आज खिड़की नहीं खोली, न ही शाम ने खिड़की से दस्तक दी। बार बार भाभी का कुम्हलाया चेहरा याद आ रहा था कि उम्र में मुझसे सिर्फ 2 महीने ही बड़ी हैं, मगर जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया। बड़प्पन के एहसास तले उन्होंने खुद को भुला दिया और घर के 3-3 बड़े बच्चों को संभालती रही। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, भाभी। अरे यह तो प्रिया की आवाज़ लग रही है। मैं प्रिया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। फिर आवाज़ आई, यह क्या? आज तो विपिन ने खिड़की भी नहीं खोली। फिर कौन आ गई? विपिन की पहली पत्नी? नहीं नहीं, अब नहीं। बाबूजी ने कह दिया कि अब किसी की जगह हमारे यहाँ नहीं है। दरवाजे पर हुई दस्तक को विपिन ने भी सुना और रीता ने भी, लेकिन धोखा समझकर कहा, प्रिया के लिए अब कोई दरवाज़ा नहीं। सांझ की दुल्हन रात ढले घर नहीं आती। तभी रेडियो पर गाना बज उठा, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन बैरी, अपना मन अपना ही हो, कर सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।